नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कौन से नए शोध, कौन सी नई तकनीक हमारे किसानों के लिए आ रही है जिसको अपनाकर उन्हें फायदा पहुंच सकता है। आइए इसी की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले खबरें खेती में। चौथी अंतर्राष्ट्रीय शस्य विज्ञान कांग्रेस शुरू। दलहन उत्पादन में सहकारी संस्था इफ्को ने रखा कदम। किसान पुराने नोटों से खरीद सकते हैं बीज। ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा मुर्गी, मछली एवं बकरी पालन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। विश्व में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की समस्या का निवारण कैसे हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी कृषि वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित हो जिससे विश्व समुदाय को पोषण सुरक्षा की पहल को आगे बढ़ाया जा सके। पेश है इस पर आधारित एक रिपोर्ट। ICAR के संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय एग्रोनॉमी सोसाइटी, इर्री, सिमिट और एकाडा के सौजन्य से नई दिल्ली में 22 से 26 नवंबर तक चौथी अंतर्राष्ट्रीय शस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के लगभग 1100 कृषि वैज्ञानिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस कांग्रेस में पिछली कांग्रेस के कार्यों का विवरण के साथ साथ आने वाली खाद्य, पोषण, पर्यावरण एवं लवलीहुड सुरक्षा जैसे चुनौतियों के निवारण पर चर्चा की जाएगी। इस कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन भी मौजूद थे। इस अंतर्राष्ट्रीय शस्य विज्ञान कांग्रेस के बारे में जानकारी देते हुए चेयरमैन ने बताया, ये जो कांग्रेस है एक स्पेशल विषयों को लेकर कि अब कृषि में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसका हमारे किसान सामना कर रहे हैं। वो जो चुनौतियां हैं ज़्यादातर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, हमारी ज़मीन है, हमारा वातावरण है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इसमें जो गुणवत्ता में कमी आई है उसको पूरा करने के लिए जितने 22 देशों से हमारे वैज्ञानिक आए हैं, उनके देशों में क्या क्या ऐसे अनुसंधान हुए हैं जो इन चुनौतियों को सहने के लिए या इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम आएंगे, वो उनके पेपर्स होंगे। और हमारे देश के जितने भी हमारे ऊपर से लेकर प्रोफेसर स्वामीनाथन से लेकर हमने जो हमारे स्टूडेंट भी हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। जैसे हमने प्रेजेंटेशन ऐसी रखी है कि इवनिंग लेक्चर होंगे जो बहुत ही दुनिया के माने परमाने और भारत के माने परमाने लोग हैं वो उसमें बोलेंगे। उसके बाद हमारे जो लीड स्पीकर्स हैं, प्लेनरी स्पीकर्स हैं, उसमें भी हमने ये मिक्स किया। सिर्फ ये ही नहीं कि एक विषय, सारी कृषि को हमने सेंटर में रखकर इस कांग्रेस में समाधान करने का एक सपना लिया है। पिछले साल विश्व खाद्य संगठन ने दलहन उत्पादन के विषय को लेकर मनाया था। हमारे देश में भी सरकार के प्रयासों के साथ साथ सहकारी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं। ऐसे ही एक किसानों की सहकारी संस्था है इफ्को, जो कि किसान की थाली में दाल की कटोरी को भरने का प्रयास कर रही है एवं महाराष्ट्र राज्य में दलहन उत्पादन को लेकर किसानों के बीच विशेष अभियान चला रही है। पेश है ये रिपोर्ट। आजकल महाराष्ट्र राज्य में किसानों की सहकारी संस्था इफ्को दलहन खेत प्रदर्शन लगाकर किसानों को अरहर यानी तूर उत्पादन की ओर प्रेरित कर रही है। इसमें किसान भी बहुत रुचि ले रहे हैं। किसानों को अधिक से अधिक जानकारी हो, इसके लिए इफ्को किसान गोष्ठी का भी आयोजन करती रहती है एवं साथ साथ किसानों को कीटनाशी आदि भी देती रहती है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए इफ्को की राज्य विपणन प्रबंधक ने हमारे कृषि दर्शन संवाददाता को बताया, पल्स ईयर जो पिछले साल में दिन ब दिन हमारा जो पल्स का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था और आपने देखा होगा कि तूर की कीमतें 200 रुपये प्रति केजी इतनी बढ़ गई थी। उसके लिए हमने एक तूर पे भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन लिया है। पूरे महाराष्ट्र में हमारे सभी फील्ड ऑफिसरों ने पल्स क्रॉप पे डेमोन्स्ट्रेशन लिए, जैसे कि मूंग है, सोयाबीन है, उड़ीद है। वैसे यहाँ हमने ये अरहर पर ये डेमोन्स्ट्रेशन लिया था
और यहाँ हमने जो हमारा नया प्रोडक्ट फॉस्फोजिप्सम है, फॉस्फोजिप्सम के साथ जो समुद्री शैवाल रहता है उसका ब्लेंडिंग करके ये डेमोन्स्ट्रेशन हमने लिया है। इसमें किसानों की प्रैक्टिस, समुद्र शैवाल का उपयोग करके फॉस्फोजिप्सम का एक प्रैक्टिस, उसमें एसिडिक फॉस्फोजिप्सम, समुद्री शैवाल और फॉस्फोजिप्सम, ऐसे 6 हमारे रेप्लिकेशन थे। और वो सब हम पूरे भारतवर्ष में हमारे जो भी एरिया ऑफिसेस है, जैसे महाराष्ट्र में हम 5 जगह ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन लगवाया है। तो हम लगातार यही कोशिश करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र का बैलेंस यूज़ हो और जो भी अपने प्राकृतिक संसाधन रहते हैं जैसे कि समुद्र शैवाल, फॉस्फोजिप्सम, इसका हम कैसे किसानों को उसका यूज़ करने के लिए कैसे हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके हम उनको दिखाते हैं कि उसका यूज़ करके हम जो इम्पोर्टेड जो खाद है उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। सरकार द्वारा 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की खाद्य बीज खरीदने के लिए पुराने नोटों की इजाजत दे दी गई है। साथ ही बीज निगमों एवं राज्य सरकार की स्थानीय बीज इकाइयों को आदेश दिए गए हैं। सरकार द्वारा 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खाद्य बीज खरीदने के लिए पुराने नोटों की इजाजत दे दी गई है। साथ ही बीज निगमों एवं राज्य सरकार की स्थानीय बीज इकाइयों को भी इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। हम बाहर आए हुए हैं, मेरठ से यहाँ पूना, और पैसे हमारे पास है नहीं, तो हमने सोचा चेंज हो जाएंगे। कल भी हम लाइन में लगे थे, नहीं हो पाए हमारे। और आज तो अब हो गए 2000। जो पूरे ऑल ओवर इंडिया ये सुविधा मुहैया कराई है यात्रियों को कि जो भी बैंक आना चाहें वो बैंक आकर एयरपोर्ट्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने काउंटर खोल सकते हैं। ये सुविधा 31 दिसंबर तक है और यात्रियों को इससे बेहद सुविधा होगी। आजकल हमारे युवाओं का रुझान कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात गांव में ही रहकर स्थानीय व्यवसाय को अपनाने की ओर बढ़ रहा है, जिसे स्वरोजगार अपनाकर वे नौकर के बजाय मालिक बन रहे हैं। वर्तमान में ग्रामीण युवाओं का रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ ना होकर अपनी स्वयं कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर मुर्गी, मछली, बकरी, बटेर आदि पालन करने में है। स्थानीय स्तर पर ही अपनी आजीविका पार्जन के लिए गांव मठदादू के 3 युवाओं ने मिलकर पशुपालन व्यवसाय शुरू किया। हमने ये मुर्गी वाला, बकरी, सुअर और मच्छी फार्म की ट्रेनिंग हिसार से की हुई है। और हमने और खेती के साथ बाहर और कोई ना जाने की वजह से नौकरी की तलाश छोड़कर हमने ये धंधा अपनाया है। अपने सहायक धंधा खेती के साथ साथ हमने 2000 मुर्गे रखे हुए हैं देसी, और बकरियां रखी हुई हैं बीटल नस्ल की हैं, और सूअर अभी आने बाकी हैं, शेड तैयार है। और मच्छी डाली हुई है जोड़ में, 1 किले का जोड़ है हमारे पास। हमने छोटे और बटेर रखे हैं, कुछ मतलब छोटे छोटे बटेर अभी। कई ऐसे धंधे अपनाए हैं जो खेती के सहायक धंधे हों। नौकरी की तलाश, नौकरी ना मिलने से हमने ये धंधा अपनाया है और काफ़ी लाहेवंद धंधा है। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है। इसके लिए किसान भाइयों, आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप मौसम की पूर्व जानकारियों को जान लें व खेती से संबंधित कार्य शीघ्र कर लें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है। जम्मू और कश्मीर में कुछ स्थानों पर तथा हिमाचल प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या फिर बर्फ पड़ने की संभावना बनी हुई है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, राजस्थान के अविकानगर स्थित केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये संस्थान लगातार प्रयास कर रहा है किस तरीके से उन्नत भेड़ पालन किया जा सके। ना सिर्फ भेड़ की उन्नत नस्लें बल्कि उनसे मिलने वाला मांस और ऊन उत्पादन भी अच्छा हो सके। साथ ही भेड़ पालकों के लिए तमाम जानकारी यहाँ से दी जाती है। यानी अब सर्दी के मौसम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे उनका ख्याल रखना है, कैसे उनको और ज़्यादा आप सेहतमंद बना सकते हैं जिससे आपको ना सिर्फ मांस उत्पादन अच्छा मिले बल्कि ऊन उत्पादन भी अच्छा हो सके। हमने इस विभाग में भेड़ों के प्रजनन संबंधित बहुत तकनीकें विकसित की हैं, जिनमें से एक मुख्य तकनीक है कृत्रिम गर्भाधान, भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान, जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सीमन कलेक्शन के लिए एक मादा भेड़ जो डमी होती है उसको लगाएंगे। डमी लगाने के बाद जिस मेंढे का वीर्य एकत्रित करना होता है उस मेंढे को वहाँ से छोड़ा जाता है। जैसे ही मेंढा ये डमी के ऊपर माउंट करता है, जो अटेंडेंट सीमन कलेक्शन के लिए है वो आर्टिफिशियल वेजाइना को सीमन कलेक्शन के लिए लगा देता है और सीमन इसमें कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए हम मेंढे से सीमन को एकत्रित कर लेते हैं। सीमन कलेक्शन के बाद सीमन का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन पहले आँखों से देखकर उसका रंग, उसका जितना वॉल्यूम है सीमन का वो देखा जाता है। उसके बाद फिर एक बूंद माइक्रोस्कोप पर डालकर शुक्राणु की गतिशीलता देखी जाती है। शुक्राणु की गतिशीलता अगर 80% या उससे अधिक होती है तो वीर्य अच्छा माना जाता है और उसी को हम कृत्रिम गर्भाधान में इस्तेमाल करते हैं। वीर्य के मूल्यांकन के बाद शुक्राणुओं की गतिशीलता देखने के बाद कितने शुक्राणु उसमें है, कितनी कंसंट्रेशन है स्पर्म्स की, उसकी जांच की जाती है। उसकी जांच करने के लिए फोटो कैलोरीमीटर जो पहले से कैलिब्रेटेड होता है को इस्तेमाल करते हैं। मेंढे के वीर्य में औसतन 3000 मिलियन शुक्राणु 1 मिलीलीटर में होते हैं और ये कंसंट्रेशन जांचने से ही ये पता चलता है कि हम कितनी भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। अगली जो इसकी प्रक्रिया है सीमन इवैल्यूएशन की, सघन देखने के लिए मोटिलिटी स्पर्म्स की हम कासा यूज करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालाइजर। और इस कासा में कितनी वेलोसिटी है, कितने स्पर्म्स कितनी स्पीड से उनकी मोटिलिटी है वो सब पता चल जाता है। और इस प्रकार प्रयोगशाला में सीमन की जांच करने के बाद सीमन सिपर में सीमन को किसानों के रेवड़ में इस्तेमाल के लिए ले जाया जाता है और वहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। हमारे विभाग में एक ये तकनीक विकसित की गई है, स्पॉन्ज तकनीक हम इसको कहते हैं, जो कि भेड़ों को हीट में लाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई है। ये स्वदेशी तरीके से बनाई गई है और ये इसकी कीमत बहुत कम है। जो भेड़ बांझ होती हैं उन भेड़ों को भी हीट में लाया जा सकता है और सभी भेड़ों को एक साथ हीट में लाने के लिए ये बहुत ही अच्छी तकनीक है स्पॉन्ज तकनीक। कृत्रिम गर्भाधान के लिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए भेड़ को में हीट है या नहीं ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्पॉन्ज तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो सभी भेड़ 90% से ज़्यादा इसके रिजल्ट्स हैं, सभी भेड़ एक साथ हीट में आ जाती हैं और कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ये फैट टेल शीप है जिसको दुम्बा भेड़ भी कहते हैं। इनकी जो पूंछ होती है उस पर फैट इकट्ठा हुआ रहता है और एक भेड़ का जो वयस्क भेड़ है उसका वजन 100-125 किलो तक पहुंच जाता है और ये बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करती है। अगर हम अपनी देसी नस्लों से इसका कंपैरिजन करते हैं तो इनकी जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है वो दुगनी है। 3 महीने का जो बच्चा है उसका वजन 30 किलो तक हो जाता है, जबकि हमारी देसी नस्लों की भेड़ों का 15 से 16-17 किलो तक ही 3 महीने पे वज़न होता है। और इनकी कीमत भी बाज़ार में
50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक इनकी कीमत है। और इंडिया का, हमारे भारत का मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए ये भेड़ बहुत भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी बढ़ने वाली और इतने ज़्यादा वजन वाली हमारी कोई भी देसी नस्ल भेड़ की नहीं है। तो ये दुम्बा की जो खासियत है वो यही है कि इसकी जो बॉडी ग्रोथ है वो ज़्यादा है, जो इसका वज़न है वो ज़्यादा है, जो मांस उत्पादन है वो ज़्यादा है, और ये यहाँ पर इस तरह के वातावरण में भी बड़ी आसानी से पाला जा सकता है। मांस उत्पादन के लिए जो वज़न है, जो इसकी बढ़ोतरी है, जो वज़न है वो मांस उत्पादन के लिए है। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर ये भेड़, इस भेड़ उत्पादन है उसमें डेफिनेटली वृद्धि होगी, क्योंकि एक भेड़ 100 किलो की, 150 किलो तक की भेड़ ये पहुंच जाती है, जबकि हमारी जो देसी नस्ल की भेड़ें हैं वो 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो तक मैक्सिमम उनका वज़न जाता है, और ये 150 किलो तक भी इनका वज़न चला जाता है। इनकी हमने यहाँ पे ऊन की भी क्वालिटी एसेस करके देखी है। 2 तरह की इनमें ऊन है, एक फाइन भी है जिसे हम मुलायम ऊन कहते हैं, जिससे शॉल ऊन वगैरह बनती है जो पहाड़ी भेड़ों की होती है, वो भी क्वालिटी इस भेड़ की ऊन की पाई गई है, और कोर्स वूल भी इसमें है। दोनों तरह की ऊन उत्पादन भी इससे होता है। जो मेन अंतर है हमारे नस्ल में और इनमें, एक तो जो फैट है इसका पूंछ पे, वो मेन चीज़ है, इसीलिए इसका नाम दुम्बा रखा गया है। और ये भी देखा गया है कि ये इनका जो करैक्टर है भेड़ों का, ये अडेप्टेशन के लिए विकसित हुई हैं। अगर फूड अवेलेबल है, इनका जो चारा है, दाना है, वो खूब अवेलेबल है, तो ये खा के अच्छी पूंछ अपनी मोटी कर लेती हैं। और अगर दाना कम है, फीड कम है, ड्रॉट हो जाता है, या जैसे वातावरण चेंज हो रहा है, उसमें भी ये भेड़ उस फैट को अपनी एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल करती हैं। बस इसमें एक ही ध्यान रखना है, मैनेजरियल, जैसे हम भेड़ों को चराई के लिए निकाल देते हैं, इन भेड़ों को आपको सघन तौर पे ही इनको पालना होता है, जिसको हम इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। दाना और चारा आपको एक जगह रख के ही खिलाना होता है। बस ये एक इनका मैनेजमेंट का है। बाकी जो भेड़ खाती हैं वही ये खाती हैं, जितना वो भेड़ें खाती हैं हमारी देसी नस्ल की, उतना ही ये खाती हैं, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। किसान भाइयों, मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान यानी दुवासु की अगर बात की जाए, यहाँ पर छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ पर प्रतिभावान छात्रों को न सिर्फ उपाधि और पदक देकर सम्मानित किया गया, और क्या कुछ रहा इस दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों यानी 17 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा ने अपना 6वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। इस दीक्षांत समारोह का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीप जला के किया। इस अवसर पर माननीय कुलाधिपति द्वारा विद्यार्थियों को उपाधि एवं पदक प्रदान किए गए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री राम नाईक ने कहा, इस 6ठ दीक्षांत समारोह में आने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। छात्र पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन कभी कभी मैंने इसके पहले देखा उत्तर प्रदेश में कि दीक्षांत समारोह ही 2-2, 3-3 साल नहीं होते थे। तो अब यहाँ तो समय पर चल रहा है, इसलिए सभी छात्रों को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आप अब दीक्षांत समारोह में आए हैं। कि आपने देखा होगा हमारा चेहरा कैसा है और उस पर कपड़े कैसे हैं। अब मंच पर भी कपड़े बदल गए हैं, विद्यार्थियों ने भी कपड़े बदले हैं। और जब मैं 2 साल के पहले उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के नाते आ गया, अब इस समय पर उत्तर प्रदेश में 26 विश्वविद्यालय राज्य के तहत है। और मेरा कुलपतियों के साथ चर्चा करते समय एक आग्रह रहा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, भारत में हैं, तो क्यों अपना पुराना गाउन और हैट छोड़कर ज़रा भारतीय वेश में आए तो अच्छा होगा। यहाँ गए साल तो ऐसा ही था
लेकिन मुझे इस समय पर यह बताने में खुशी है कि 26 विश्वविद्यालयों में से 4 विश्वविद्यालय के छात्र अब तक दीक्षांत समारोह तक पहुंचने वाले हैं, डिग्री तक नहीं पहुंचे हैं, और 22 पहुंच गए हैं। और गए साल 22 के 22 विश्वविद्यालयों ने अपने अपने रुचि के अनुसार भारतीय परिवेश स्वीकार लिया, और इस देखते समय बड़ा खुशी होती है। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपाधि प्राप्त कर विद्यार्थियों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। आज दीक्षांत समारोह में काफ़ी नौजवानों को डायरेक्टरेट की डिग्री उपाधि मिली है, और जानते हैं डिग्री लेने के बाद ये क्या कुछ काम करेंगे, क्योंकि हमारा देश खेती और किसानी से जुड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, आपका पूरा नाम? डॉक्टर वर्षा गुप्ता। डॉक्टर वर्षा गुप्ता जी, इस समय आप डिग्री मिल चुकी है, डॉक्टर बन चुके हैं, तो आपके क्या उद्देश्य रहेंगे, किस तरह के काम को चुनेंगे? जी, अभी हमने जो काम किया है ये भ्रूण में पाचन तंत्र के विकास पे किया है, और ये आप सभी जानते हैं कि पाचन तंत्र जब तक अच्छा नहीं होगा किसी भी जानवर का, उसका उत्पादन अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो काम है पाचन तंत्र में, भ्रूण में कैसा है, यदि कोई भी कमी होती है, किसी जानवर के 4 भाग होते हैं गोवंशीय प्रजाति में, यदि उसमें किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसका सीधा इफेक्ट जो है, प्रभाव उसके पाचन के उत्पादन पे है। तो उससे जुड़ा आगे हम काम करेंगे, अपने उसको आगे बढ़ाएंगे, किसानों तक पहुँचाना चाहेंगे, ताकि जो भी है उनकी कमी यदि उनके उत्पादकता में हो रही है तो उसकी भी सूचना उन्हें मिले, उसके हम सोनोग्राफी करा के ये देखें कि कहीं पाचन तंत्र में कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, और मैंने आज पीएचडी की डिग्री प्राप्त करी है पशु परजीवी विज्ञान विषय में। इस विषय में मैंने जो शोध किया उसमें मैंने पाया कि भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध नस्ल बकरी की, जो कि जमुनापरी के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें परजीवियों के खिलाफ कुछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पाई गई। और मैं इसमें चाहूँगा कि आगे पूरे भारतवर्ष को मैं बताना चाहूँगा कि ये बकरी चूँकि मांस एवं दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा पहले से ही प्रसिद्ध है, पर इसके साथ ही साथ इसमें परजीवियों के खिलाफ कुछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी है। इसका हम आगे और प्रचार और प्रसार करेंगे, और ग्रामीण भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि वो इस बकरी को ज़्यादा से ज़्यादा पालें एवं उससे पूरा का पूरा उत्पादन प्राप्त करें। एक तो मुझे BBSc का गोल्ड मेडल मिला है मेरिट का, और एक मुझे फार्माकोलॉजी का ISVPT, और एक बेस्ट क्लिनिशियन का अवार्ड। तो आप बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पशुपालक भाई बहन रहते हैं उनके साथ किस तरह का योगदान रहेगा? इस फील्ड का हमेशा से ही फार्मर्स के साथ और जो बेसिकली जो लाइफ स्टॉक ऑनर्स हैं उनके साथ हमेशा से ही काफ़ी रिलेशन रहा है। तो इसका तो मेन रोल है ही वेटनरी का मेन रोल, और स्पेशली यहाँ के जितने भी वेटनेरियंस हैं उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इसी फील्ड में है। तो हमेशा हम हमारे जितने भी वेटनेरियंस हैं वो हमेशा उनके लिए अच्छा ही करेंगे, और काफ़ी अच्छे ही रिजल्ट्स भी आएंगे इस फील्ड में। डॉक्टर KML पाठक जी, आपके यहाँ जो दीक्षांत समारोह हुआ इसके पीछे क्या उपलब्धि रही, और विशेषकर हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए आपका विश्वविद्यालय किस तरह का काम कर रहा है? कार्यक्रम में 40 BBSc के स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई, 23 MBSc स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई, और 10 PhD स्टूडेंट को डिग्री दी गई। साथ ही साथ आज जो विशेषता हमारे इस कन्वोकेशन की रही कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने हाथों से 10 विद्यार्थियों को PhD की डिग्री दी। साथ ही साथ गोल्ड मेडल जो है, जिन विद्यार्थियों ने अपने BBSc की परीक्षा में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करे थे उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए, जिनको राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा दिया गया। विश्वविद्यालय, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके विश्वविद्यालय के नाम में गौ अनुसंधान संस्थान भी जुड़ा हुआ है। यानी विश्वविद्यालय टीचिंग के साथ साथ गऊ के विशेष रूप से देसी गाय के ऊपर भी विशेष रूप से कार्य करता है। हमारा विश्वविद्यालय किसानों से, पशुपालकों से सीधा जुड़ा हुआ है। हम दूरदर्शन के माध्यम से भी हमारा विश्वविद्यालय किसानों के साथ जुड़ते हैं, हम कार्यक्रम देते हैं। साथ ही साथ पशुपालकों के लिए हम यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। पशुओं से संबंधित, उनकी बीमारियों से संबंधित किस तरह से ज़्यादा उत्पादन लें, इसमें भी हमारा विश्वविद्यालय उनको ट्रेनिंग देता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि हमारे विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसके पास 2 एकड़ में हमने हर्बल गार्डन की स्थापना करी है। हर्बल गार्डन की स्थापना में आज एक पेड़ हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने मेडिसिनल प्लांट अर्जुन का लगाया।
इस हर्बल गार्डन की स्थापना हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी ने पिछले महीने करी थी। इस हर्बल गार्डन बनाने का उद्देश्य ये है कि हम पशुपालकों को, हम किसानों को जोड़ें और उनको हम ये बताना चाहते हैं कि खेती के साथ साथ अगर वो हर्बल मेडिसिनल प्लांट की भी खेती करते हैं तो वहाँ भी बहुत बड़ा व्यापार है, उसके अंदर बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ देसी गाय कैसे पालें, कहाँ से प्राप्त करें, किस तरह से अच्छा दूध प्राप्त करें, स्वच्छ दूध प्राप्त करें, इन सब की ट्रेनिंग हमारा विश्वविद्यालय पशुपालकों को देता है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए कृषि दर्शन में इतना ही, लेकिन फिर कल हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। बताएंगे आपको क्या कुछ कृषि के क्षेत्र में नया हो रहा है जिसे अपनाकर आपको फायदा पहुंच सकता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।